हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप ह्यूमैनिटीज़। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बीए थर्ड सेम पॉलिटिकल साइंस मेजर माइनर का जो है यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है नेशन स्टेट सिस्टम इमर्जेंस एंड फीचर्स। हमें देखना है कि नेशन स्टेट सिस्टम क्या है, इसकी इमर्जेंस कैसे हुई और इसके फीचर्स क्या है, यही हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले के लेक्चर वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम पे मैंने जो है इग्नू के नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं और सिलेबस वगैरह भी वहाँ पर दे दिया है। इसके अलावा जो है आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है जो स्क्रीन पे आपको बुक दिख रही है, ये वाली बुक को जो है रेफ़र करें कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए जो आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे। सो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नेशन स्टेट सिस्टम आखिर है क्या और नेशन और स्टेट में क्या डिफरेंसेस है वो भी हम चेक करेंगे। नेशन एक आइडेंटिटी को कहते हैं जब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है मिलकर जो है जिनका जो है कॉमन कल्चर होता है, कॉमन लैंग्वेज होती है या फिर कॉमन एथनिसिटी होती है, उनका जो है एक अलग नेशन कहलाता है वो। जो स्टेट है वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो किसी एक कंट्री में पाई जाती है। उस कंट्री के अंदर उसकी एक डेफिनेट बाउंड्री होती है। इसके अलावा जो है सॉवरेंटी पाई जाती है वहाँ पर, यानी कि कोई भी जो है दूसरा कंट्री उसको कंट्रोल नहीं कर रहा होता है। उसके अंदर सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हमें मिलती है स्टेट के अंदर, और अपना जो है अपनी गवर्नमेंट जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट हमें मिलती है स्टेट्स के अंदर। जो नेशन की टर्म है, ये जो है जिन ग्रुप ऑफ पीपल्स की बात की जाती है वो या तो एक ही कंट्री में एग्जिस्ट कर सकती है या फिर जो है बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर जो है एग्जिस्ट कर सकती है एट द सेम टाइम। एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हो कुर्दिस्तान, यानी कि वो कुर्दिश पीपल जो है वो जो है उनका जो है अपनी कंट्री नहीं है, अपना स्टेट नहीं है, लेकिन नेशन है, यानी कि उनको जो है कॉमन कल्चर, कॉमन आइडेंटिटी उनके अंदर पाई जाती है और वो स्प्रेड है अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़। और अगर आप प्रॉपर स्टेट की बात करें तो वो जो है आप जापान का नाम ले सकते हो, क्योंकि वहाँ के ही लोग हैं, वहाँ उनका जो है अपनी यूनिफाइड आइडेंटिटी है। इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है हमें ये भी देखने को मिलता है उनकी अपनी गवर्नेंस सिस्टम भी है और उनको वो जो है सॉवरेन नेशन भी पाया जाता है। सो व्हाट इज़ नेशन स्टेट? तो ये कंसेप्ट आखिरकार है तो है क्या? एक नेशन स्टेट एक ऐसी पॉलिटिकल एंटिटी को कहा जाता है जिसके अंदर नेशन यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल जिनका जो है एक शेयर्ड आइडेंटिटी होता है, उस नेशन को जो है वो जो है स्टेट के साथ कोइंसाइड करता है, यानी कि एक कंट्री के अंदर हमें जो है नेशन भी मिलता है और स्टेट भी मिलता है। उसको जो है नेशन स्टेट कहा जाता है उस वाली पॉलिटिकल आइडेंटिटी को जिसके अंदर नेशन और स्टेट कोइंसाइड करते हैं एट द सेम टाइम, यानी कि दोनों एट द सेम टाइम एग्जिस्ट करते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि नेशन जो है कल्चरल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है उस स्टेट को, और स्टेट जो है वो प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उस कंट्री को, और सॉवरेंटी भी उसको प्रोवाइड करता है उन लोगों को जो शेयर्ड जो है यूनिटी रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो जापान को, कह सकते हो कि ये एक परफेक्ट नेशन स्टेट है। क्यों ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो होमोजीनस पॉपुलेशन है, उसके साथ साथ वहाँ पर सॉवरेन स्टेट भी है, जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा था। अगर इंडिया की बात करें तो क्या ये रियली एक नेशन स्टेट है या नहीं? आंसर है यस, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर मल्टीपल नेशंस एग्जिस्ट करते हैं, मल्टी एथनिक कंट्री है, बहुत सारे रिलीजन्स पाए जाते हैं, बहुत सारे लिंगुअल ग्रुप्स पाए जाते हैं, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स पाए जाते हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर। ये एक जो है ऐसी नेशन स्टेट है जिसके अंदर मल्टीपल नेशंस को एग्जिस्ट करते हैं। ये नेशन स्टेट का सिस्टम जो है वो कैसे इमर्ज हुआ इसके बारे में हम जानेंगे। तो कुछ फेजेस हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहला है प्री वेस्टफेलियन ऑर्डर, यानी कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की बात हो रही है, उससे पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जो मॉडर्न स्टेट अथॉरिटी जो है ये इमर्ज होने से पहले जो है बहुत ज़्यादा जो है फ्रेगमेंटेशन हमें देखने को मिली थी यूरोप के अंदर। वहाँ पर फ्यूडल लॉर्ड्स और चर्चेस और जो मोनार्कीज़ हुआ करती थी वही जो है कंट्रोल किया करती थी पॉलिटी को।
सो होली रोमन एम्पायर था और जो है पेपल अथॉरिटी जो थी वो जो है डोमिनेट कर रही थी यूरोप को उस टाइम के अंदर। सो उस वक्त जो है सॉवरेंटी जैसे कंसेप्ट का जो है कोई भी जिक्र नहीं था, ये जो है अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था उस टाइम पर। सो उसके बाद क्या हुआ, 30 ईयर्स का वॉर होता है 1618 से लेकर 1648 तक। सो ये एक सीरीज़ ऑफ रिलीजियस वॉर्स हुआ था बिटवीन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट स्टेट्स। ये आप पढ़ेंगे जब आप मॉडर्न हिस्ट्री, अगर आपको होगा सब्जेक्ट तो उसमें आपको ये पढ़ना होता है मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। सो जो कैथोलिक अथॉरिटी थी और जो प्रोटेस्टेंट स्टेट थी, उन दोनों के दरमियान यूरोप के अंदर जो है वॉर होता है। और वहाँ पर क्या होता है, उसके बाद जो है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन की जाती है, उसी के साथ जो है कंक्लूड किया जाता है इस वॉर को। सो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जानेंगे कि वो क्यों इम्पोर्टेंट थी। 1648 में हुई साइन इस ट्रीटी ने जो है जो होली रोमन एम्पायर था और जो पोप का जो है सुप्रीमेसी था, दोनों को जो है ख़त्म कर दिया था। और इसी ट्रीटी की वजह से जो है रिकॉग्नाइज़ किया गया सॉवरेन इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स, यानी कि जो भी स्टेट्स है वो इक्वल है और सॉवरेन है। सॉवरेन मतलब जो है उनके ऊपर जो है दूसरी कोई भी कंट्री जो है कंट्रोल नहीं पा सकती, वहाँ पर जो है सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम होगा। टेरिटोरियल सॉवरेंटी और नॉन इंटरफियरेंस, इन दोनों चीज़ों की फाउंडेशन भी जो है इसी ट्रीटी की वजह से जो है रखी गई थी। टेरिटोरियल सॉवरेंटी मतलब जो है जो बॉर्डर्स वगैरह का सिस्टम होता है उसकी सॉवरेंटी को जो है कोई भी जो है ठेस नहीं पहुंचा सकता है, ये भी वहाँ पर जो है सेटअप कर दिया गया था। इसके साथ साथ नॉन इंटरफियरेंस, यानी कि जो है इंटरनल मैटर्स जो होते हैं एक स्टेट के, उनके अंदर जो है कोई दूसरा स्टेट कभी भी जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इसके बाद क्या होता है, जो कोर प्रिंसिपल्स होते हैं ना वेस्टफेलियन सिस्टम की, वो जो है ले डाउन किए जाते हैं। सो स्टेट की सॉवरेंटी जो है एक कोर प्रिंसिपल बन जाता है। लीगल इक्वलिटी जो है वो भी जो है एक कोर प्रिंसिपल बन जाता है, जैसे कि मैंने अभी कहा आपको। और नॉन इंटरवेंशन, ये तीन चीज़ें जो है कोर प्रिंसिपल्स बन जाती हैं वेस्टफेलियन सिस्टम की। इसके अंदर जो है स्टेट की सॉवरेंटी को जो है डिफ़ाइन किया जाता है, जो भी डेफिनेट टेरिटरी होती है उसके लिए। और लीगल इक्वालिटी जो है स्टेट्स के दरमियान होनी चाहिए, इसकी बात होती है। और डोमेस्टिक अफेयर्स जो होते हैं एक कंट्री के, उसके अंदर इंटरवेंशन नहीं किया जाना चाहिए, ये भी जो है एक प्रिंसिपल, कोर प्रिंसिपल बन गया वेस्टफेलियन सिस्टम का। इस वजह से क्या हुआ, जो है जो मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम है ना, वो जो है इमर्ज हुआ, उसका बर्थ जो है हो गया। इसके बाद हमें ग्रोथ देखने को मिली नेशन स्टेट सिस्टम की और इसकी ग्लोबलाइजेशन देखने को मिली। पहले जो है यूरोपियन फिनोमेनन हमें देखने को मिला, जिसके थ्रू जो है नेशन स्टेट सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो जो है स्प्रेड हुआ। कॉलोनियलिज्म की वजह से, डीकॉलोनाइजेशन की वजह से जो हुआ था 19th सेंचुरी के अंदर और 20th सेंचुरी के अंदर, उस टाइम पे भी जो है हमें देखने को मिला नेशन स्टेट सिस्टम जो है इमर्ज होके सामने आ रहा था। अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है नेशनलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस हुए और सॉवरेंटी को जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया, उसके अंदर जो है स्टेट कैपेसिटी को जो है स्ट्रेंथन किया गया। इसके बाद जो है वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो है जब डीकॉलोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, बहुत सारी नई कंट्रीज़, नए नेशन स्टेट्स इमर्ज हो गए पूरे वर्ल्ड सिस्टम के अंदर। इससे क्या हुआ कि आज अगर हम देखते हैं ना, आज जो है यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो है 200 से ज़्यादा स्टेट्स जो है वो जो है मर्ज हो चुकी है। वो जो है यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो है उन्होंने जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे हैं, उसका हिस्सा है। और लेकिन इसके साथ साथ हमें जो है चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन के रिगार्डिंग चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, या फिर रीजनलिज्म हमें देखने को मिलता है। यूरोपियन यूनियन जैसे कि बनाया गया, ऐसे ही जो है ब्रिक्स बनाया गया। और इसके साथ साथ वर्ल्ड सिस्टम के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हमें जो है टेररिज्म भी देखने को मिलता है, जिससे सॉवरेंटी जो है थ्रेटन होती है और उसको जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी द फीचर्स ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम, यानी कि इसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। और
सबसे पहला फीचर जो हमें देखने को मिलता है वो है सॉवरेंटी। किसका? नेशन स्टेट सिस्टम के अंदर हमें सॉवरेंटी देखने को मिलती है। यह पहला फीचर है इसका। सॉवरेंटी का मतलब एक ऐसा स्टेट जो है जब वो सॉवरेन कहलाता है ना, तो वो स्टेट जो है तभी सॉवरेन कहलाता है जब उसके अंदर जो है उसकी अपनी अथॉरिटी हो, वो खुद एक्सटर्नल अफेयर्स और इंटरनल अफेयर्स को जो है हैंडल कर सके। उसे हम सॉवरेन नेशन कहते हैं या फिर सॉवरेन स्टेट कहते हैं। सुप्रीम अथॉरिटी होती है इन नेशन स्टेट्स को। जो नेशन स्टेट सिस्टम है इसके अंदर स्टेट्स जो होती हैं उनको सुप्रीम अथॉरिटी होती है विद इन देयर ओन टेरिटरी, यानी कि वो जो है उनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होता है। और इसके दो डायमेंशंस पाए जाते हैं, एक है इंटरनल सॉवरेंटी, दूसरा है एक्सटर्नल सॉवरेंटी। इंटरनल सॉवरेंटी उस अथॉरिटी को कहते हैं जो एक स्टेट या फिर स्टेट की गवर्नमेंट को होता है और इट्स ओन पॉपुलेशन, यानी कि जो स्टेट की अपनी पॉपुलेशन है उसके ऊपर जो इसके अथॉरिटीज़ होती है या फिर इसकी टेरिटरी के अंदर जो स्टेट की अथॉरिटी होती है उसे हम इंटरनल सॉवरेंटी कहते हैं। दूसरा डायमेंशन है एक्सटर्नल सॉवरेंटी। एक्सटर्नल सॉवरेंटी मतलब इंडिपेंडेंस इन एक्सटर्नल रिलेशंस, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एक ऐसी स्टेट जिसको जो है जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी भी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है, उसको हम एक्सटर्नल सॉवरेंटी कहते हैं। दूसरा जो फीचर हमें देखने को मिलता है नेशन स्टेट सिस्टम के अंदर वो है टेरिटोरियलिटी, यानी कि जो भी स्टेट्स है नेशन स्टेट सिस्टम के अंदर, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस वाले सिस्टम के अंदर, वो जो है उनको फिक्स्ड बाउंड्रीज होती है, यानी कि नेशन स्टेट्स जो है उनको क्लियरली डिमार्केटेड बाउंड्रीज हैं जिनको हम बॉर्डर्स कहते हैं। और टेरिटरीज जो है वो जो है एक्सक्लूसिव और इनवायलेबल होते हैं, यानी कि ये माना जाता है कि ये जो है एक्सक्लूसिव टेरिटरीज़ है इन कंट्रीज़ की, इनके अंदर इंटरफेयर नहीं किया जा सकता, ना ही इनको जो है इन्वेड किया जा सकता है। अगर इनको इन्वेड करने की भी कोशिश की गई तो वो जो है वायलेशन माना जाएगा। और तीसरा फीचर हमें देखने को मिलता है नेशन स्टेट सिस्टम के अंदर, वो है लीगल इक्वलिटी, यानी कि इसमें माना जाता है हर एक स्टेट जो है वो फॉर्मली और लीगली इक्वल है इंटरनेशनल लॉ के अंडर। यूएन चार्टर का प्रिंसिपल ये कहता है कि जो लीगल इक्वलिटी के बारे में बात करता है यूएन चार्टर का प्रिंसिपल, जो कहता है कि सारे के सारे स्टेट्स फॉर्मली इक्वल है इंटरनेशनल लॉ के अंडर। फोर्थ फीचर जो हमें देखने को मिलता है नेशन स्टेट सिस्टम का वो है नेशनलिज्म। नेशन स्टेट जो है वो बेस्ड होता है नेशनलिज्म के आइडिया के ऊपर, यानी कि पीपल जो है उसकी जो कॉमन लैंग्वेजेस होती हैं या फिर कॉमन जो है कल्चर होता है या कॉमन हिस्ट्री होती है, उसके बेस पर जो है नेशनलिज्म जो है क्रिएट किया जाता है और उसी के बेस पर जो है फिर स्टेट जो है फाउंड होती है और ये जो है इसकी अपनी स्टेट बना देता है फिर नेशनलिज्म के आधार पर। ये भी एक फीचर पाया जाता है नेशन स्टेट के अंदर, यानी कि नेशनलिज्म हमें देखने को मिलता है, हुब्बुल वतनी देखने को मिलती है नेशन स्टेट्स के अंदर, और ये प्रमोट करता है यूनिटी को और लॉयल्टी को स्टेट के अंदर टुवर्ड्स द स्टेट। फिफ्थ फीचर जो हमें देखने को मिलता है वो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि जो है नेशन स्टेट्स जो होती है उनके अंदर हमें जो है पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड देखने को मिलता है, यानी कि पावर जो है सेंट्रलाइज्ड होता है स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के अंदर, यानी कि जो भी पावर्स है, चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर्स है, एग्जीक्यूटिव पावर्स है या फिर जुडिशरी के पावर्स है या फिर जुडिशल पावर्स, वो सारे के सारे पावर्स जो है सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास होता है। और इसके साथ साथ जो स्टेट्स है वो एक्सरसाइज करते हैं मोनोपोली ओवर लेजिटिमेट यूज़ ऑफ फोर्स, यानी कि लेजिटिमेट यूज़ ऑफ फोर्स वो कर सकते हैं, यानी कि उनको जो है मोनोपोली है उसके ऊपर। मोनोपोली कहते हैं जो अथॉरिटी है उनको सिर्फ उन्हीं को अथॉरिटी है, एक बॉडी है जिनको अथॉरिटी है टू यूज़ फोर्स, यानी कि लेजिटिमेट फोर्स होना चाहिए। वो लेजिटिमेट फोर्स इन द सेंस कि अगर कोई जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है स्टेट के अंदर तो उसके खिलाफ जो है लेजिटिमेट फोर्स इस्तेमाल कर सकती है स्टेट। सिक्स्थ फीचर जो हमें देखने को मिलता है अक्सर नेशन स्टेट्स के अंदर वो है सेक्युलर अथॉरिटी। हमें सेक्युलर अथॉरिटी देखने को मिलता है। सेक्युलर मीन्स कि ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कंट्रीज़ में पाई जाती है जहाँ पर जो है हर एक जो रिलीजन है, चाहे कोई भी रिलीजन हो स्टेट के अंदर, वो जो है
इक्वल माना जाता है, और जो पॉलिटिक्स होता है या फिर जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे जो है अलग रखा जाता है रिलीजन को, उसी को हम सेक्युलरिज्म कहते हैं। सो सेक्युलर अथॉरिटी देखने को हमें मिलती है, जो भी अथॉरिटीज़ होती है, गवर्नमेंट होती है, उनको जो है स्टेट को जो है सेपरेट रखना पड़ता है, इन अथॉरिटीज़ को सेपरेट रखना पड़ता है इन इंस्टीट्यूशन से रिलीजन को। यानी कि मिडिवल यूरोप में अगर हम देखें वहाँ पर जो है कैथोलिक्स वगैरह हमें देखने को मिले, वहाँ पर जो है क्रिश्चियनिटी का रूल चलता था और लैंडलॉर्ड्स का रूल भी बहुत ज़्यादा चलता था, लेकिन जो कैथोलिक वाला एंगल था वो जो है रिलीजियस एंगल था। इसके बाद जो है फिर बाद में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद जो है सेक्युलरिज्म या फिर सेक्युलर अथॉरिटी जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने को हमें मिलती है टिल टुडे। सेवन्थ फीचर जो हमें देखने को मिलता है नेशन स्टेट सिस्टम का, वो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड इंटरनेशनल लॉ। सो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमें देखने को मिलते हैं नेशन स्टेट सिस्टम के अंदर, और इंटरनेशनल लॉ जो है वो भी कायम किया गया है नेशन स्टेट सिस्टम के अंदर। हमें देखने को मिलता है स्टेट्स जो है इंटरेक्ट करती है एक दूसरे के साथ, डिप्लोमेसी होती है, ट्रीटीज़ होती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो फॉर्म हुए हैं इस वजह से, जो भी डिप्लोमेटिक जो है रिलेशंस हमने बनाए हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस बना या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हमें देखने को मिली जो फाउंड हुई इन इंटरेक्शंस की वजह से। और ये इंटरेक्शंस हमें जो है इन फ्यूचर पढ़ना पड़ेगा, इवन कि 5th सेमेस्टर में आपको जो है ये बॉडीज़ के बारे में भी पढ़ना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा। सो 8th फीचर जो हमें देखने को मिलता है वो है नॉन इंटरवेंशन प्रिंसिपल। नॉन इंटरवेंशन प्रिंसिपल जो है देखने को मिलता है नेशन स्टेट सिस्टम के अंदर, यानी कि जो एक्सटर्नल एक्टर होता है, यानी कि एक्सटर्नल स्टेट जो होगी वो कभी भी इंटरफियर नहीं कर सकता है डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर, जो भी एक स्टेट के अपने डोमेस्टिक अफेयर्स होते हैं। डोमेस्टिक अफेयर्स हम उन अफेयर्स को कहते हैं जो स्टेट को अपने अफेयर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर अगर कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो वो जो है इनके अपने डोमेस्टिक अफेयर्स कहलाते हैं। जैसे कि कश्मीर के मुद्दे पर इंडिया का यही स्टैंड रहता है, इट्स आवर इंटरनल अफेयर, डोमेस्टिक अफेयर, nobody has right to interfere in it। so आर्टिकल 2 जो है और क्लॉज 7, आर्टिकल 2 क्लॉज 7 जो यूएन चार्टर का है वही ये वाला जो है स्टेटमेंट देता है, वही स्टेट करता है कि कोई भी एक्सटर्नल एक्टर जो है इंटरफियर नहीं कर सकता है किसी भी स्टेट के डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर। आज के सेशन में हमने देखा कि जो नेशन स्टेट सिस्टम है वो क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है और उसकी ग्रोथ कैसे हुई। आज के सेशन में इतना ही। इसी के साथ आपका पहला यूनिट ख़त्म होता है, और उम्मीद है आपको हमारे सेशन जो है पसंद आ रहे हैं। और जो भी आपको जो है इससे पहले के लेक्चर वीडियोस है वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।